नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, खबरों की इज्जत में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इस एपिसोड में आज हम रूबरू हैं एम राजीव, जो कि जीएसटी के अधीक्षक सुपरिटेंडेंट के पद पे हैं। और आपका राजीव जी बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। नमस्कार मित्रों, मैं आज की चर्चा शुरू करने से पहले आपको बताते चलूं कि एम राजीव, जो कि सुपरिटेंडेंट जीएसटी के पद पे अपनी सेवा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्गेनाइजेशन है और देश के आर्थिक भीड़ जो है उसे मजबूती प्रदान, जीएसटी कलेक्ट होता है तो ही योजनाएं सरकार की जो बनती है वो चलती है, संचालित होती है। कि कोरोना काल में जब पूरा विश्व घरों में, कमरों में कैद हो गया था, उस समय आपकी संस्था युवा ने बच्चों को निराश नहीं होने दिया, कि उनके स्टडी को बाधित नहीं होने दिया, जबकि तमाम स्कूल कॉलेज की परीक्षा सब बाधित थी। और आज हम जो एम राजीव सर से जो खबरों की जद और सीजी प्रतियोगिता चार, जो आज इनसे रूबरू ही हुई है, इसके पीछे कारण ये नहीं है कि सिर्फ ये चूंकि एसपी है, सुपरिटेंडेंट जीएसटी है, इस पद पे है, बिल्कुल नहीं मित्रों। इन जिम्मेवारियों के बीच प्रतिदिन सुबह 7 बजे से ऑफिस आने से पहले यानी 10 बजे तक ये अपना योगदान, महत्वपूर्ण योगदान, महती योगदान दधीच की तरह इन्होंने एक संस्था चला रखा है। और वहीं वे छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, उसकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उसके लिए युवाओं को तराश कर उस लायक बनाते हैं कि वे सक्सेस करें और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को सफल करते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। मित्रों, बताते चलूं, अब तक इन्होंने, इनकी संस्था नाम भी बताऊंगा, 400 युवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर राज्य सेवा की सर्विसेज हो, रेलवे, बैंकिंग, यहां तक कि डीएसपी, नायब तहसीलदार, आईआरएस में, यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो पद आती है, अधिकारी चयनित होते हैं, उन बच्चों को, अब तक 400 बच्चों को उन्होंने इस लायक बना दिया है। पिछले 22 सालों से ये लगातार सेवा दे रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र प्रतियोगी और उन प्रतियोगी छात्रों को जो कि उनके अंदर सलाहियत है, प्रतिभा है, ज्ञान है, आगे बढ़ने की इच्छा है, परंतु आर्थिक रूप से सर वह असक्षम है, आर्थिक बैकग्राउंड का कमजोर है, तो उन बच्चों को अपनी संस्था युवा, है ना प्यारा नाम, युवा इंस्टीट्यूट, क्या नाम है सर पूरा उसका? यूथ यूनिटी फॉर वॉलंटरी एक्शन। और इन्होंने एक संस्था का गठन किया, निर्माण किया, और उसके बाद लगातार 22 वर्षों से न जाने कम से हजारों बच्चों को अपने आज तक 20,000 बच्चों को, लगभग 20,000 बच्चों को इन्होंने उस लायक बनाया और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से। युवा इंस्टीट्यूट एक निःशुल्क, बिल्कुल पूरी तरह से, जहां छात्रों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, मासिक या वार्षिक कोई शुल्क, बिल्कुल निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो आइए अब हम थोड़ी सी जानते हैं कि युवा का जो सर आपने युवा का जो कॉन्सेप्ट लिया, और आपके पास बाकायदे बहुत अच्छा, आराम से 9 से 12 5 ड्यूटी करते घर जाते हैं, उस बीच आप सुबह मॉर्निंग में 7 से 10 बच्चों को क्लासेस लेते हैं। जाहिर सी बात है, उसके लिए तैयारी करने के लिए नाक में तैयारी करते होंगे। बिल्कुल। तो आप युवा इंस्टीट्यूट जो आपने खोला, क्या इसके पीछे उठाना क्या है, क्या सोच रही है? सबसे पहले मैं जो है खबरों की जद के जो भी दर्शकगण हैं सबका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, और हमारे जो खबरों की जद की जो संचालक हैं
और इनके संस्थापक हैं जो चला रहे हैं श्री सुनील जायसवाल जी। सर आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद कि आपने जो है हमें खोजा कि ऐसी जगह में कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रशंसा का पात्र है कि आप लोग है ना जैसे, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं विज्ञापन रहित काम करते हैं। हमारा कहीं पर पेपर में विज्ञापन नहीं आता है, कहीं हम होर्डिंग नहीं लगाते हैं, सिर्फ हम जो है काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बस एक दूसरे के लोग एक ने दूसरे को बताया कि भाई वहाँ ऐसी पढ़ाई हो रही है, ऐसे करके पिछले 22 सालों से लगातार। और हमने जो मैंने जैसे बताया कि साहब ने जैसे बताया कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से अभी तक 20,000 बच्चों को पढ़ाया। और सबसे ताज्जुब की बात है, जब कोरोना में सारा देश लॉकडाउन की स्थिति में था, बंद था, उस समय भी हमारी युवा चल रही थी। युवा में क्या है कि उस समय युवा क्लासेस तो फिजिकल रूप में नहीं चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से हमने उस दिन भी जब बच्चे गांव चले गए थे, अपने घर में सब थे, पूरे जनता दुखी हुई थी घर में कि कैसे करें। उस समय बच्चे जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे उनका मनोबल भी काफी गिरा हुआ था। तो उन लोग लग रहा था कि उन लोग को लगता था कि कोरोना में जो महामारी है जिसके चलते पूरे संसार में अंधकार निराशा फैली हुई है, उसमें कहीं न कहीं एक युवा जो है प्रकाश का रूप लिया और उसने एक माध्यम खोला लोगों को कि भाई आप लोग जो है कोरोना में भले ही बंद है लेकिन पढ़ाई आप कर सकते हो, आप अपना जीवन कर सकते हो। राजीव सर बहुत अच्छी बातें बताएंगे। कोरोना काल में जब पूरा विश्व घरों में कमरों में कैद हो गया था, उस समय आपकी संस्था युवा ने बच्चों को निराश नहीं होने दिया, कि उनके स्टडी को बाधित नहीं होने दिया, जबकि तमाम स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं सब बाधित थी। और उस स्थिति में भी आपने युवा को जागृत करके रखा और जुड़े रहे पूरे भारत के हर एक स्टेट से। और मित्रों बताते चलूं कि 12 जनवरी 2001 से युवा इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ और आज 2023 तकरीबन, जैसा कि सर ने बताया कि पिछले 22 वर्षों से लगातार युवाओं को तराश रहे हैं। और इनके साथ सर ये जो आपकी संस्था है युवा, जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं। बिल्कुल। तो उन कोर्सेज की स्टडी के लिए सिर्फ आप ही के माध्यम से कि और भी कुछ सहयोगी आपके हैं? सबसे बड़ी बात, पहले जो शुरुआत करने के दौर में या शुरुआत करने के लगभग 15-17 सालों तक मैं ही एकमात्र इकलौता शिक्षक था। क्योंकि क्या है, शुरू में कभी भी दुनिया में कहीं भी कोई अच्छा काम होता है तो लोग शंका की निगाह से देखते हैं कि पता नहीं क्या फायदा हो जाएगा या क्या इसका एजेंडा क्या है, इस तरह से जी। लेकिन धीरे धीरे वो एक जो इकलौता शुरुआत जो किया था वो लगभग 365 दिन हमारी संस्था की खासियत है कि हम लोग कभी कोई सैटरडे संडे हमारी क्लास में छुट्टी नहीं होती है। तो शुरुआत के 17-18 साल तक मैं ही लगातार एक इकलौता शिक्षक था जो पढ़ाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसा आप बोलते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि अच्छा चीजों की जो है पहचान भले ही थोड़ा समय लगता है लेकिन बहुत उसका दूर दूर तक प्रभाव होता है। तो कई सारे जो लोगों को पता चला कि भाई एक व्यक्ति इस तरह से कोई प्रयास कर रहा है कि समाज के गरीब बच्चों के लिए, कि जो लोग साधनहीन है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो फिर कुछ जो IAS थे, कुछ IPS ऑफिसर, कुछ IRS ऑफिसर, इन सब ने भी ठाना कि नहीं हम भी मदद करेंगे। बैंक में काम करने वाले अधिकारी, कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स और उसके अलावा जो विभिन्न सरकारी विभागों में जैसे CAG विभाग, उसके ऑडिट ऑफिसर्स, इस तरह से कई हमारे विभाग के कई हमारे साथी जो जूनियर है, हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह, ये भी आके सहयोग देने लगे। उसके बाद और अच्छी बात ये हो गई कि जो बच्चे 22 सालों में जो पढ़े बच्चे जो सफल हुए और जिनकी पोस्टिंग रायपुर या आसपास रही, तो उन लोग भी प्रयास किए कि कम से कम हम लोग भी आपके सर को जो है वो अपना साथ देंगे। तो आज अच्छी बात यह है कि उनके मदद से हमारा क्लास जो है, हम लोग आज भी लगभग दिन में 4 या 5 क्लास, कम से कम 5 क्लास लेते हैं प्रतिदिन। और इस तरह से 7 दिन हमारा चलता है, कोई रविवार को भी हमारे क्लास में छुट्टी नहीं होती है। तो इस तरह से इन सबके सहयोग से हमारा क्लास चलता है। जी। तो देखा मित्रों, कहा गया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और शिक्षा की गंगा बहाते चलो। इन्होंने भागीरथ की तरह एक प्रयास किया, गंगा के शिव के जटाओं में अवतरित कराने के बाद ये आगे बढ़ते चले और साथ में इस कारवां में इनकी
भावनाओं को देखते हुए हमारे यहाँ के जो IAS, IPS, IRS अधिकारी, कलेक्टर हों, DSP हों, ये भी समय पर जब इन्होंने देखा कि इतनी महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि युवा में आप अगर आते हैं और आपका चयन होता है यहाँ पर कोचिंग के लिए, तो आप यहाँ के IAS अधिकारियों, IRS से, IPS से, कलेक्टर से, नायब तहसीलदार से, बैंक के बड़े अधिकारियों से मार्गदर्शन पा सकते हैं कि कैसे क्रैक करना है। ये बहुत बड़ी बात है जो कि अन्य संस्थाओं में, जो कि प्रोफेशनल संस्थाएं हैं, इस तरह की चीजें वहां पर नहीं मिल पाती हैं। सर, ये 22 वर्षों में कुछ ऐसा व्यवधान भी पैदा हुआ होगा कि आपको लग रहा फोन करते हाथ जलाने चले आए? नहीं, शुरुआत में ये 22 सालों में तो नहीं, बल्कि शुरुआती दौर में ऐसा था कि शुरुआत में जब कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया कि कभी भी कोई अच्छा काम होता है, कोई अकेला करता है, तो लोग उसे जो है ना दीवाना समझते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई पागल हो गया, इस तरह से कर रहा है। पहले तो शुरुआत जो है, इसको आप मैं बताऊं, सरकारी जो आवास मिला हुआ था मुझे, वहीं शुरू हुआ। ड्राइंग रूम में हमने शुरुआत किया, क्योंकि कहाँ कोई हॉल मिलता, कहाँ क्या होता है, घर में ही ड्राइंग रूम पे सोफा, डाइनिंग टेबल सबको हटा के वहीं नीचे बैठ के खुद मैं भी और बच्चों को भी पढ़ाता था वहां पर। तो आसपास के कॉलोनी के जो लोग थे, उन लोग भी ये करते थे कि क्या बात है, इनके घर में इतने सारे बच्चे आते हैं, लड़कियां आती हैं, क्या होता है यहाँ पर। तो आदमी ये नहीं सोचता है कि कोई अच्छा काम हो रहा है ये करके। तो शुरुआत में सबको शंका होती है, लेकिन धीरे धीरे अच्छी बात ये रही मेरे साथ कि कम से कम सफर में इस दौरान कोई व्यवधान उस तरह से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे जो लोग जो है ना, शुरू में जो लोग शक करते थे या जिनके मन में शंकाएं थी, बाद में पता चला वही सबसे ज्यादा अपने को प्रोत्साहन सहयोग करते थे उन लोग। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि रही है। और मित्रों, बताते चलो, आप भी जानते होंगे कि कोई भी संस्थाओं, छोटी संस्थाओं, बड़ी संस्था कंटिन्यूएशन में चलाना और 365 दिन लगातार, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, क्लासरूम चाहिए, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह हैं। तकरीबन जैसा कि खबरों की जद ने एक आंकलन किया, तो पाया कि तकरीबन साल के 12 लाख रुपए युवा के संस्था को संचालित करने में लगता है। तो और आप भी जानना चाहेंगे कि 12 लाख रुपए एक सरकारी विभाग का अधिकारी, GST के SP, अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट, इन 12 लाख रुपयों जो खर्च होते हैं सर, ये कहां से आप इकट्ठा करते हैं? मैं इस संबंध में सुनील जी आपको बताना चाहूंगा कि वाकई में पहले तो हम जब करते थे, घर में करते थे, तो उस तरह से कोई खर्च नहीं था। बाद में फिर जब लोग बढ़ने लगे, दूर दूर से बच्चे आने लगे, तो हमें बंगाली कालीबाड़ी में स्कूल में हम चलाने लगे। वहां पर हमें फ्री में कक्षा दिया गया था, वहां भी कोई खर्च नहीं था, सिर्फ लाइब्रेरी की किताबों की खर्च होती थी। लेकिन क्या है कि वहां सब दिक्कत ये थी कि हमें स्कूल के बाद शाम को 2 घंटा मिलता था। लेकिन चूंकि प्रतियोगिता परीक्षाएं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी परीक्षाएं होती है ना, प्रतियोगिता केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की PSC और व्यापम की परीक्षाएं बहुत सारी, जिसमें फूड इंस्पेक्टर है, ADO का एग्जाम है, कृषि विस्तार विकास अधिकारी का एग्जाम है, CMO का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, RI का एग्जाम है, तमाम तरह शिक्षक का एग्जाम है, SSC हो गया, बैंकिंग, रेलवे, इसमें तो लगभग समझिए साल में बहुत सारी परीक्षा होती है। तो इन परीक्षाओं के लिए हमको एक डेडिकेटेड रूम चाहिए था हम लोग। तो फिर हमने लगभग 15-17 साल वहां चलाने के बाद कालीबाड़ी में फिर हमने किराए में सिविल लाइंस में किराए में लिया, क्योंकि हमको ऐसा भी जगह जरूरत है जहाँ पर बच्चे आराम से आ जा सके और माहौल भी सुरक्षित हो सके, क्योंकि हमारी संस्था में ज्यादातर छात्राएं हैं। तो वो भी सबसे आपको बताऊं सुनील जी, सबसे आश्चर्य होगा कि हमारी संस्था में युवा में जो है पढ़ने वाले छात्र जो है रायपुर में संचालित हो रहा है, लेकिन रायपुर में के साथ बच्चे जो है मात्र 10% है। 90% बच्चे हमारी संस्था में छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों के बच्चे, जहां से लोग सोच नहीं सकते। कई बार बच्चे रायपुर के बोलते हैं सर शाम हो जाता है घर में, इसीलिए हमें परमिशन नहीं मिलता। तो मैं ताज्जुब करता हूँ कि जहां हम लोग सोचते हैं, जहां पिछड़े लोग हैं, जहां अशिक्षित लोग हैं, उन लोग अपने बच्चों को
यहाँ पर हमारे पास भेजते हैं। जैसे मैं बताऊं, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बारसूर से बच्चे आते हैं, धर्मजयगढ़, लेलुंगा से, विश्रामपुर से, महेंद्रगढ़ से बच्चे आते हैं, कोरबा से बच्चे पढ़ने आते हैं, इन जगहों से, कसडोल, सारंगगढ़ से, धमतरी से, छोटे छोटे गांव से बच्चे आते हैं। उनके घर में खाने को भी नहीं है ढंग से, लेकिन उनके माँ पिताजी के मन में एक सपना है कि नहीं, हमारी जिंदगी ऐसी हो गई, हमारे बच्चे आगे जाए। तो क्या होता है, जब हमने शुरू किया पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाया और धीरे धीरे बच्चे सफल भी होते गए। तो आज सबसे बड़ी बात सुनील जी, मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ा जो हमारा जो खर्च का है, ये इसका अंशदान जो है, हमारे वो बच्चे जो यहाँ से सफल हुए हैं, उन लोग सहयोग, उन लोग सहयोग। अच्छा राजीव सर, मेरा सवाल अभी वहीं पर है कि 12 लाख रुपए आप लाते कहाँ से हैं? जी, आप अपनी, जैसा कि आप, मेरी जानकारी मेरी है, आप अपनी सैलरी का जी जी काफी कुछ हिस्सा जी इसमें लगाते हैं, और बाकी के सहयोगी कौन है? जी नहीं, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात है, युवा जो है आज तक किसी भी शासकीय संस्था से, शासकीय विभाग से या संस्थाओं से, कहीं से भी कोई किसी तरह से कोई डोनेशन या कोई भी चंदा इस तरह से नहीं लेती है। हमारा जो है खर्च जो है, हम इसका खुद ही उठाते हैं स्वयं से। हमारा सबसे बड़ा हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे जो बच्चे जो सफल हुए हैं, उन लोग सोचते हैं, उनके मन में ये आकांक्षा है कि चूंकि हम यहाँ पर आए, सफल हुए, और वो जानते हैं कि किस बैकग्राउंड से आए और सफलता उन्होंने हासिल की, वो खुद आपके जब वो सफल होते हैं तो वो सहयोग करते हैं कि सर आप कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। हालांकि ये जो आपने बिल्कुल सही बात बताया, क्योंकि क्या होता है कि लगातार इस तरह से बच्चों से सहयोग मिलना, और वो भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरा जो व्यक्तिगत सैलरी है, मैं यही मान के चलता हूँ कि भाई आदमी अपने घर परिवार के लिए खर्च करता ही है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ठीक है, घर में किसी के 1-2 बच्चे होंगे, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे 100 बच्चे हैं। यही मान के मैं इतने सालों से जो उन 100 बच्चों के पढ़ाई का अधिकांश खर्चा मैं उठा रहा हूँ। और मैं तो बताते चलूं कि युवा की अपनी एक लाइब्रेरी भी है, तकरीबन 3-3.5 हजार पुस्तकों का संग्रह संकलन है, और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड पुस्तकें होती हैं। तो और जैसे सर का ये भी कहना है कि कोई भी स्टूडेंट, छात्र अगर चाहे तो उस लाइब्रेरी का निःशुल्क लाभ उठा सकता है, उसकी भी पूरी अपनी सुविधा दे रखी है। जी, जैसे मैं बताया सुनील जी, अभी जैसे आज ही के दिन में एडू जंक्शन से हमारे वहाँ संचालक, एडू जंक्शन के संचालक आके, उन्होंने लगभग जो उनकी 300 पुस्तकें हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के और जनरल राजनीति और इस सब में, उन्होंने कुछ किताबें युवा को एज ए संदर्भ ग्रंथ के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इसी तरह से आज प्रकाशन माला या और भी कई संस्थाएं हैं जिन लोग देते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा हमारा जो किताबों का जो डोनेशन होता है, वो ऐसे लोग होते हैं जो संपन्न लोग रहते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, हो सकता है उनको लगता है कहीं उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं बेच दें। इससे अच्छा जब हम उनके पास संपर्क करते हैं, भाई आप बेचोगे 5-10 रुपये 50 रुपये कुछ इतने ही मिलेगा, उससे अच्छा वो किताबों को हम लोग लेते हैं, उन किताबों से हम अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं। और जो किताबें ऐसी किताबें होते हैं जो कि स्कूल से संबंधित हैं, या नीट एग्जाम या जे इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, MBA की एग्जाम की तैयारी की किताबें हैं, या क्लैट से जो हम तैयारी नहीं करवाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम संकलित करते हैं लोगों से, फिर जरूरतमंद बच्चों तक, गांव के जो बच्चे हैं उन तक हम पहुंचाते हैं। और कोशिश करते हैं, कई बार हम स्कूली किताबें जो मिलती है, अच्छी गाइड्स, तो हम उनको स्कूल में भी जाके, सरकारी स्कूलों में भी जाके उसको हम खुद डोनेट करते हैं। लगभग 1000-1200 किताबें प्रत्येक वर्ष हम स्कूल में जाके डोनेट करते हैं। अच्छा सर, साथ साथ हम और हमारे जो व्यूअर्स हैं, और जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट जो कि देखते हैं सीजी प्रतियोगिता चैनल को, उनकी भी एक जानकारी चाहेंगे वो, और जानना भी चाहेंगे कि जिस प्रकार पटना में आनंद कुमार की संस्था है और उनकी क्राइटेरिया है, वो बच्चों को उस ढंग से, 30 बच्चों को वो चयन करते हैं, है ना, क्रीम बच्चों को निकाल के, जो कि जिनका आर्थिक बैकग्राउंड बिल्कुल ही पुअर है। तो आपके युवा में अगर कोई छात्र छत्तीसगढ़ का हो या छत्तीसगढ़ का बाहर, तो क्या क्राइटेरिया है आपके यहाँ एडमिशन के लिए, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, वो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो छात्र हैं, जानना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि युवा में आकर के वो तैयारी करें, तो कैसे आप उसका चयन करते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, अभी हमने क्या किया था, अभी हमारा जो चल रहा है, हमने वहाँ जैसे सुपर 30 है, हमने यहाँ स्पेशल 36 बैच चलाया हुआ है।
हमने पीएससी के लिए स्पेशल 36 बैच पूरे छत्तीसगढ़ से एक परीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा हमने कराया और उसमें जो है सभी लोगों ने ऑनलाइन परीक्षा दी। उसके बाद फिर हमने जो बच्चे टॉप किए उनका फिर इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद हमने 36 चुनिंदा बच्चों को लिया और पीएससी का पढ़ा रहे हैं। उसी तरह से हमने व्यापम की एसएससी बैंकिंग के लिए भी मिला के एक अलग से 36 बच्चों का भी उनका भी चयन करके इस तरह से पढ़ा रहे हैं। लेकिन सुनील जी ये तो एक बात है कि बच्चों के जो लेने का क्राइटेरिया, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है लेने के लिए कि बच्चों का जो है उनके अंदर की इच्छा, उनके अंदर की संकल्प शक्ति कि हमको पढ़ना है, हमको कुछ आगे बढ़ना है, बस हम ऐसे बच्चों को चाहते हैं। हम कभी ये नहीं चाहते हैं कि बच्चा कोई 80% हो, 90% मार्क्स ले आया। कई बार सुनील जी आपको मैं बताऊं, कई लोगों ने मुझे ऑफर भी दिया कि भाई अगर हम आपको रूम देंगे, हम आपको सब सारी सुविधाएं देंगे, जो खर्चा है पूरा हम उठाएंगे, लेकिन शर्त ये रहेगा कि आप 80% 90% बच्चों का जो पास हुए हैं, मैंने उन्होंने प्राप्तांक लाए उनको लीजिए, तभी हम आपको करेंगे। तो मैं कभी इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि जो सुनील जी आपको वास्तव में जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनके ना माँ पिताजी, ना उनके पुरखे, ना यानी नाना नानी, दादा दादी या घर में भाई बहन, ना उन्होंने कभी कोई पढ़ाई की है, ना ही उनको कोई शासकीय नौकरी मिला है। तो हमारे पास ऐसे लोग, कृषक है, मजदूर है, ऐसे बच्चे लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ उन लोग अगर 30% भी मार्क्स आता है, सुनील जी आप सोच सकते हैं मेरे घर में बच्चा या आपके घर का बच्चा अगर 90% भी लेके आता है, तो मैं जो है ना वो अपने बच्चों की अपेक्षा में उन 30% जो लेके आए ना, हमारे बच्चे 90 लेके आए लेकिन उन्होंने 30% लेके आए, मैं उसको ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि उनको तो बताने वाला भी नहीं था कि पढ़ना है। तो इसीलिए मैं कभी भी जो है प्राप्तांकों के आधार पर या प्रतिशत के आधार पर किसने कितना परसेंटेज लेके आया, मैं कभी इसका क्राइटेरिया नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ बस बच्चा जो है वो उसके अंदर इच्छा शक्ति हो कि मुझे भी जो है आसमान में उड़ना है, आगे बढ़ना है, बस वैसे बच्चों को मैं लेता हूं। तो कोई भी बच्चा हमसे इस माध्यम से संपर्क कर सकता है कि हम जो है हमारा वेबसाइट है, ये नंबर है, उसमें गूगल में भी नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर, उसमें माध्यम से संपर्क करके हमसे जुड़ सकता है। अब चलते चलते सर ये अंतिम आप में जो मेरे व्यूअर्स हैं जो संभवतः आपके क्लासेस में आना चाहें, उनको आमंत्रित कर लीजिए एक बार। जी, मैं सभी खबरों की जद के जो श्रोतागण हैं, दर्शकगण हैं, उसके अलावा सीजी प्रतियोगिता चार्य जो सुनील जायसवाल जी चला रहे हैं, बहुत बड़ा एक तपस्या वो भी कर रहे हैं अपने ओर से, है ना। आज मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने न सिर्फ पुस्तकें भेंट की मुझे, बल्कि कई सारे वीडियोस भी दिखाए कि किस तरह से वो सभी विषयों पर वीडियो बना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप इनसे जुड़े हैं तो समझ लीजिए मुझसे भी आप जुड़ गए आज से। मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आइए जुड़े हम लोग और एक बेहतर देश, बेहतर समाज, बेहतर जगह का, विश्व का एक निर्माण करें। अगर आप सिर्फ एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा अंत में कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आइए हम भी शिक्षित हों और अपने आसपास को भी शिक्षित बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जी।